जापान का मोगामी क्लास फ्रिगेट्स इंडियन नेवी के लिए सुइटेबल होने वाले हैं या इंडिजिनस प्रोजेक्ट 17 ए क्लास की फ्रिगेट के लिए कंपटीशन बनने वाले हैं। यूरोप के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शामिल होना भारत के लिए फायदेमंद होने वाला है या हमारी एमका के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ने वाला है, और क्या सच में भारत की तरफ से ताइवान को सबमरीन बनाने में मदद किया जा रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी के फ्यूचर सरफेस फ्लीट की तरफ से है, जहां पर जापान की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजल दिया गया है। एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि जापान की तरफ से अभी भारत को अपनी एडवांस मोगामी क्लास की फ्रिगेट को भारत में ही को प्रोड्यूस करने का ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होने वाला है। देखिए, यहाँ सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करना जरूरी है। ये डील प्रोजेक्ट 17 ए क्लास यानी नीलगिरी क्लास फ्रिगेट को रिप्लेस करने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनकी कैपेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए किया जा रहा है। नीलगिरी क्लास एक हैवी ब्लू वाटर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है, जो कि एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए बनाया गया है। लेकिन मोगामी क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टेल्थ फ्रिगेट कैपेबिलिटी के साथ साथ माइन वॉरफेयर का भी इंटीग्रेशन किया गया है, और यही वो एरिया है जहां पर इंडियन नेवी के पास अभी एक क्लियर गैप मौजूद है। अभी इंडियन नेवी का माइन स्वीपर वेसल या माइन काउंटरमेजर वेसल प्रोग्राम काफ़ी डिले चल रहा है, जिस वजह से पोर्ट्स और सी लेन्स को माइन से सिक्योर करने में चैलेंज आ रहे हैं। लेकिन मोगामी क्लास के फ्रिगेट इस प्रॉब्लम को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये अलग से माइन स्वीपर की जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म में अनमेन्ड सिस्टम के थ्रू माइन डिटेक्शन और उनको न्यूट्रलाइज करने का काम कर सकते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी खास बात इसका ऑटोमेशन लेवल है, जहां पर हमारी नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स में लगभग 200 से 250 क्रू की ज़रूरत पड़ती है, वहीं मोगामी क्लास में सिर्फ 90 क्रू के आसपास ऑपरेट किया जा सकता है। ये एडवांस ऑटोमेशन, सेंसर फ्यूजन और एआई बेस्ड डैमेज कंट्रोल सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाया है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वेसल की लाइफ साइकिल कॉस्ट और लॉन्ग डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर पड़ने वाली है। टेक्नोलॉजिकल लेवल पर भी ऑफर काफ़ी एडवांस है। मोगामी क्लास में यूनिकन इंटीग्रेटेड मास जैसे फीचर मौजूद हैं, जिसमें रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक ही लो ऑब्जर्वेबल स्ट्रक्चर के अंदर इंटीग्रेटेड होता है। ये फ्यूचर इंडियन वॉरशिप डिजाइन के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बन सकता है, और इनको अभी भारत अपनी फ्यूचर वॉरशिप में इंटीग्रेट करने के लिए भी जापान के साथ बातचीत कर रहा है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो एक सिप का डील नहीं होने वाला है, जहां पर जापान अभी इंडो पैसिफिक में अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, और भारत के साथ को प्रोडक्शन का मतलब इंटरप्रोबेबिलिटी, शेयर्ड लॉजिस्टिक और फ्यूचर नेवल कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने पर होने वाला है। कुल मिलाकर ये प्रपोजल एक डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट से ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जहां पर भारत अपने फ्यूचर वॉरशिप प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेशन, मॉड्यूलर डिजाइन और अनमेन्ड सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे कैपेबिलिटी को एक्सेलरेट कर सकता है। अगला अपडेट भारत के फ्यूचर स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में आने वाले एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से अपनी इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स यानी आईआरएफ को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसका मेन गोल चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स जैसे सेंट्रलाइज्ड मिसाइल फोर्स को काउंटर करना है। देखिए, चाइना का पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स एक डेडिकेटेड मिसाइल फोर्स है, जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों टाइप की प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए डेवलप किया गया है या बनाया गया है। इस वजह से चाइना के पास एक हाईली स्केलेबल और सेंट्रलाइज्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद है। भारत इसको यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली एक 1-to-1 मैचिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले हाई एंड थ्रेट को काउंटर करने के लिए, जैसे कि चाइना का DF-17 जैसे सिस्टम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ आते हैं, जो कि हाई स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी के साथ एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं। इसका काउंटर भारत की तरफ से लेड अप्रोच में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें सौराष्ट्र NG जैसे क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर ही अनप्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी फॉलो करने वाले हैं, जिससे इंटरसेप्शन बहुत ही मुश्किल होने वाला है। साथ ही HST-DV जैसे प्रोग्राम फ्यूचर हाइपरसोनिक ग्लाइड और क्रूज कैपेबिलिटी का बेस क्रिएट कर रहा है। दूसरी तरफ चाइना के DF-21D और DF-26 जैसे एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लॉन्ग रेंज पर टारगेट कर सकते हैं। इसका जवाब में भारत की तरफ से भी LRASHM जैसे लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास होने वाला और टर्मिनल फेज में इसमें हाइपरसोनिक मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी होने वाली है। मतलब इंडियन नेवी भी एडवर्सरी के हाई वैल्यू एसेट को सेफ डिस्टेंस से टारगेट कर सकता है।
टैक्टिकल लेवल पर चाइना का PCH-191 एक मॉड्यूलर लॉन्चर सिस्टम है जो कि रॉकेट से लेकर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तक को फायर कर सकता है। भारत भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जहां पर पिनाका मार्क 3, पिनाका मार्क 4 और सूर्यास्त्र जैसे सिस्टम के साथ चाइना की PCH-191 जैसे सिस्टम को काउंटर किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा फोकस एरिया सैचुरेशन से शिफ्ट होकर प्रिसीजन स्ट्राइक के ऊपर आ रहा है, जिसमें डीप स्ट्राइक टारगेट जैसे कि कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक हब्स को एक्यूरेटली डिस्ट्रॉय करना प्राइमरी गोल होने वाला है। अगला मेजर पॉइंट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डोमेन में आता है, जहां पर चाइना की तरफ से अभी YJ-21 जैसे सिस्टम पहले ऑपरेशन किया जा चुका है, जबकि भारत अभी ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा है जो कि मार्क 7 से मार्क 8 तक की स्पीड में ऑपरेट करने वाला है। और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के सेगमेंट में भारत ने काफी हद तक पैरिटी अचीव कर लिया है, जहां पर प्रलय जैसे मिसाइल सिस्टम हाई एक्यूरेसी और मैन्यूवरेबल री एंट्री के साथ टाइम सेंसिटिव टारगेट को हिट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि भारत एक सेंट्रलाइज्ड पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स जैसा स्ट्रक्चर को कॉपी नहीं कर रहा है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड स्ट्राइक इकोसिस्टम बना रहा है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एसेट्स को एक ही नेटवर्क के अंदर ऑपरेट किया जाने वाला है। कुल मिलाकर भारत का इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स सिर्फ मिसाइल का कलेक्शन नहीं होने वाला है, बल्कि एक कंप्लीट किल चेन इकोसिस्टम होने वाला है, जिसमें सेंसर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टारगेटिंग सब कुछ इंटीग्रेटेड होने वाला है। अगला अपडेट भारत के फ्यूचर फाइटर जेट प्रोग्राम और एरोस्पेस स्ट्रेटेजी की तरफ से है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत यूरोप के 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहा है, जहां दोनों मेजर यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स भारत को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। देखिए, अभी ग्लोबल लेवल पर जो नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट सिस्टम डेवलप हो रहे हैं वो 2040 से 2050 की टाइमलाइन को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिसमें AI बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम और एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी शामिल होने वाली है। अब सवाल ही उठता है कि यूरोप को भारत की जरूरत क्यों पड़ रही है। सबसे पहला रीजन है कॉस्ट, क्योंकि 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम दुनिया के सबसे महंगे डिफेंस प्रोजेक्ट में से एक होने वाले हैं। अगर भारत जैसा बड़ा कस्टमर इसमें पहले से ही ज्वाइन कर लेता है तो इसका प्रोडक्शन स्केल बढ़ने वाला है और पर यूनिट कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम होने वाला है। दूसरा बड़ा फैक्टर है भारत का एरोस्पेस इकोसिस्टम। एमका जैसे इंडिजिनस प्रोग्राम के थ्रू भारत अभी स्टेल्थ डिजाइन, सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी और एडवांस एवियोनिक्स जैसे टेक्नोलॉजी में काफी प्रोग्रेस कर रहा है। इसी वजह से यूरोप भारत को सिर्फ एक बायर के तौर पर नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में देख रहा है। अगर भारत किसी यूरोपियन 6th जनरेशन प्रोग्राम में ज्वाइन करता है तो इंडियन कंपनीज इसके ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। मतलब एयरक्राफ्ट के डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स भारत में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन दोनों साइड पर पड़ने वाली है। डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के थ्रू बॉटलनेक काफी कम होने वाला है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल होने वाला है, जो कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना जैसे कंपटीटर के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने वाला है। अब भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे लिए क्या होगा वो समझते हैं। भारत के लिए सिर्फ एक फाइटर जेट खरीदने का प्रोग्राम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी एक्सेस और कैपेबिलिटी बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इस कोलैबोरेशन के थ्रू भारत को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि AI ड्रिवन कॉम्बैट सिस्टम, एडवांस इंजिन्स और ममटी जैसे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट एक्सपोजर मिल जाएगा और ये सब एमका जैसे प्रोग्राम को भी एक्सलेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद होने वाला है। भारत को यहाँ पे बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, एक तरफ फॉरेन कोलैबोरेशन और दूसरी तरफ इंडिजिनस डेवलपमेंट। अगर ये बैलेंस सही तरीके से मैनेज नहीं होता है तो डोमेस्टिक प्रोग्राम पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। कुल मिलाकर यूरोप का 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट हो सकता है ग्लोबल एरोस्पेस सिस्टम में एंट्री करने का, जहां भारत सिर्फ एक बायर नहीं बल्कि एक कोर डेवलपर और एक मेजर प्रोडक्शन हब के रूप में आगे चल के सामने आ सकता है। अगला अपडेट इंडो पैसिफिक के एक बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक नेवल डेवलपमेंट की तरफ से है, जहां पर ताइवान के इंडिजिनस डिफेंस सबमरीन यानी IDS प्रोग्राम में भारत की डिस्क्रीट इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। देखिए, ताइवान अभी अपनी हाईकुन क्लास सबमरीन को डेवलप कर रहा है, जिसे स्पेशली नॉन डेड सप्लाई चेन फ्रेमवर्क के अंदर डेवलप किया जा रहा है, यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पर चाइना का कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है। और इसी हिडन इंटरनेशनल नेटवर्क के अंदर भारत भी एक साइलेंट लेकिन इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहा है। अब अगर इसमें भारत के कंट्रीब्यूशन को डिटेल में समझे तो यहाँ पर फोकस हाई एंड कॉम्बैट सिस्टम पर नहीं है बल्कि क्रिटिकल सब सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट के ऊपर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन डिफेंस कंपनीज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, मैकेनिकल असेंबलीज और ऑनबोर्ड सपोर्ट सिस्टम जैसे कॉम्प्लेक्स पार्ट को भी ताइवान को सप्लाई कर रहे हैं।
ये छोटे कंपोनेंट लग सकते हैं, लेकिन सबमरीन इंजीनियरिंग में ये सब हाई प्रिसीशन और क्रिटिकल एलिमेंट माने जाते हैं। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, यहाँ पर एक और खास बात सामने आती है, भारत का टेक्निकल ह्यूमन कैपिटल। रिटायर्ड इंडियन नेवी के ऑफिसर्स जो कि सबमरीन में पहले ऑपरेट कर चुके हैं और इंजीनियर्स जिनके पास स्कॉर्पियन यानी कलवरी क्लास और किलो क्लास सबमरीन का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस मौजूद है, उन्हें ताइवान के प्रोग्राम में एडवाइजरी के रोल में इन्वॉल्व किया गया है। मतलब डिजाइन, इंटीग्रेशन, कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जैसे एरिया में जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो डायरेक्टली ताइवान को ट्रांसफर किया जा रहा है। अब इस पूरे प्रोग्राम का ग्लोबल डायमेंशन भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। ताइवान का आईडीएस प्रोग्राम एक मल्टीनेशनल डिस्क्रीट कॉन्सोर्टियम पर बेस्ड है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट उनको कॉम्बैट सिस्टम और टॉर्पेडो वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, यूके एडवांस ऑप्टोनिक सिस्टम को सप्लाई कर रहा है, जापान बैटरी टेक्नोलॉजी को सप्लाई कर रहा है और दूसरे कंट्रीज कंसल्टिंग सपोर्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर भारत का रोल लो विजिबिलिटी लेकिन हाई इम्पैक्ट कैटेगरी में आने वाला है, जहाँ पॉलिटिकल एक्सपोजर को कम रखा गया है लेकिन इंडस्ट्रियल और टेक्निकल कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो भारत के लिए ये एक कैलकुलेटेड मूव कहा जा सकता है। ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन के बिना भी भारत इनडायरेक्टली इंडो पैसिफिक में एक बैलेंसिंग रोल को प्ले कर रहा है। साथ ही अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को भी रियल वर्ल्ड वैलिडेशन मिल रहा है, खास करके टियर 2 और टियर 3 जैसे सप्लायर को जो सबमरीन ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। अब इस प्रोग्राम के प्रोसेस की बात करें तो ताइवान का लीड सबमरीन हाइकुन पहली सी ट्रायल के एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 के एंड तक इसको ऑफिशियली इंडक्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत के लॉटरिंग मुनिशन की तरफ से है, जहां हैदराबाद बेस्ड रेडन सिस्टम की तरफ से अपना नया भीषण HMB सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। देखिए, भीषण HMB एक 4 बैरल मल्टीपल लॉन्चर सिस्टम है जिसे स्पेशली अचूक 150 लॉटरिंग मुनिशन को रैपिड सक्सेशन में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो ये एक साथ मल्टीपल कैमिकाजी ड्रोन को फायर कर सकता है, जो कि बैटलफील्ड में एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर सकते हैं। अब अगर अचूक 150 के बारे में बात करें तो ये सिस्टम टैक्टिकल प्रिसीशन स्ट्राइक के लिए ऑप्टिमाइज किया गया। इसका इफेक्टिव रेंज लगभग 30 से 60 किलोमीटर के बीच बताया जाता है और ये लगभग 45 मिनट के आसपास टारगेट के ऊपर लॉटर कर सकता है। मतलब ये सिर्फ टारगेट को स्ट्राइक नहीं करता है, बल्कि सबसे पहले टारगेट को डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और कंफर्म करता है और उसके बाद जाके अटैक को एग्जीक्यूट करता है। इसका वेट लगभग 11 केजी के आसपास है, लेकिन इसमें 1.5 केजी के आसपास पेलोड भी मौजूद होने वाला है, जो कि स्पेशली लाइट आर्मर टारगेट के लिए काफी इफेक्टिव होता है। ट्रायल के दौरान इसने एक डीकमीशन T-55 टैंक को सक्सेसफुली हिट किया था, इससे इसका रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस का पता चल जाता है। अब सबसे खास बात यहाँ पर इसका ऑटोनोमी लेवल होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुनिशन टारगेट को डिटेक्ट और लॉक करने के बाद ऑटोनोमस मोड में स्ट्राइक परफॉर्म कर सकता है, यानी कि ऑपरेटर को कंटिन्यूअस कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये फीचर फ्यूचर वॉरफेयर के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है, जहाँ स्पीड और डिसीजन मेकिंग टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है। भीषण सिस्टम का 4 बैरल कन्फिगरेशन एक और एडवांटेज प्रोवाइड करने वाला है। ये सेल्बो लॉन्च कैपेबिलिटी देता है, मतलब एक साथ मल्टीपल ड्रोन को लॉन्च करके एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट किया जा सकता है या फिर एक ही टाइम पर मल्टीपल टारगेट को एंगेज किया जा सकता है। ऑपरेशन लेवल पर इसका यूज अभी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, रडार सिस्टम्स, एयर डिफेंस यूनिट और बंकर पोजीशन जैसे टारगेट के खिलाफ किया जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ स्टैंड अप डिस्टेंस से किया जा सकता है। कुल मिलाकर भीषण HMB और अचूक 150 जैसे सिस्टम्स ये दिखाते हैं कि भारत अभी रैपिडली एक ऑटोनोमस प्रिसीजन स्ट्राइक बेस्ड वॉरफेयर इकोसिस्टम की तरफ मूव कर रहा है, जहां पर कम कॉस्ट में हाई इंपैक्ट ऑपरेशन पॉसिबल होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।